हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक, दैट इज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन। तो क्या मीनिंग है इस वर्ड का, इस कंसेप्ट का, इसको हम समझते हैं आज। अब देखो, जो हमारा सेक्शन 2D है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, व्हाट इट सेज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर देयर आर टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो when at the desire of the promisee or any other person has done or abstain from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstain or promise is called a consideration for the promise। अब देखो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करने वाले हैं, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी टू कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन जो है हमारा, वो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, जो ये कहता है कि भाई जब प्रोमिसर की डिजायर पे, प्रोमिसर की विश पे प्रोमिसी कुछ करता है, चाहे वो फ्यूचर में करे, प्रेजेंट में करे या पास्ट में करे, तो यहाँ पे इट क्लियरली सेज कि भाई जो कंसीडरेशन होती है इट कुड बी पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। नाउ एज एक्सप्लेन अर्लियर, सेक्शन 2D प्रोवाइड्स दैट कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, कि मतलब कंसीडरेशन जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकती है और कोई स्ट्रेंजर भी दे सकता है। दैट अ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन sue, it means that a party to contract can also sue for consideration and stranger to consideration can also sue provided he is party to the contract। कि जब कंसिडरेशन कोई पर्सन है, सपोज करो ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन ही कैन sue। But as regards stranger to contract, the general rule is that a person who is not a party to the contract cannot sue। अब सपोज करो जैसे A और B है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, तो ये जो दो पर्सन्स हैं, दे आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिर्फ यही दो पार्टीज जो है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं, लेकिन एक कंसिडरेशन के लिए एक स्ट्रेंजर जो होता है वो भी कंसिडरेशन को एनफोर्स करवा सकता है। Thus a stranger to consideration can sue but a stranger to contract cannot sue। तो अभी इसका अगर मैं लेमन टर्म में बताऊं तो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्यू नहीं कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है दैट पर्सन कैन स्यू। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना है या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई राइट क्लेम करना है तो दैट कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन स्ट्रेंजर है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं, कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, इट सेज ओनली द पार्टीज, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सो सिर्फ only the parties to contract can enforce the same। as I have already discussed कि भाई जो दो पार्टीज होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट की, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। अब सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच, अगर बी ने कुछ ब्रीच कर दिया कुछ, तो सी और ए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते, वो सिर्फ ए और बी ही होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हैं? एनफोर्स करवा सकते हैं। द पार्टीज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू एंड बी स्यूड। तो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ना तो वो स्यू कर सकता है और ना ही कोई उसके ऊपर स्यू कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप। प्राइवेट रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में एक यू कैन से एक रिलेशनशिप होता है जिससे उनकी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अराइज होती हैं। तो ये था, देखो, दिस इज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है सिर्फ वही एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, कोई भी स्ट्रेंजर एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। अब है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue a party to it, however the stranger to consideration can sue। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि भाई जो भी पर्सन जो कि स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है उनको sue नहीं कर सकता, लेकिन जो कंसिडरेशन के लिए जो पर्सन स्ट्रेंजर है फॉर कंसिडरेशन, दैट कैन sue। दिस इज ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट कंसिडरेशन में ईदर मूव फ्रॉम द प्रोमिस हिमसेल्फ और बाय अ थर्ड पार्टी, इवन बाय अ स्ट्रेंजर। अब क्यों ऐसा है कि भाई जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, ही कैन
कैन sue, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि भाई जो भी प्रॉमिस है इट कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय अ थर्ड पार्टी और बाय अ स्ट्रेंजर। अब इसके बाद हम देखें तो और क्या इसमें है इस कंसेप्ट में, देयर आर 3 केसेस जिसमें ये कहा गया कि भाई जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती हैं। स्ट्रेंजर टू जो स्ट्रेंजर्स होते हैं दे कैन नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स। फर्स्ट केस इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसमें क्या था, एक देयर वाज अ मदर, ओल्ड लेडी थी एक, और उसका ये कहना था देयर वाज अ ओल्ड लेडी एंड उसकी एक डॉटर थी। तो उस ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को कहा कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दूंगी, बदले में मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने अंकल चिन्नैया को हर साल कुछ पैसे देने पड़ेंगे। रमैया गॉट रेडी, ठीक है मैं दूंगी पैसे, लेकिन मुझे ये मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओल्ड लेडी एंड डॉटर के बीच में। फाइन। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रमैया ने कुछ टाइम तक तो अपने अंकल को पैसे दिए, उसके बाद शी स्टॉप्ड गिविंग मनी टू हिम, और रमैया का ये कहना था कि भाई यहाँ पे इट इज ओनली मी हु इज गिविंग कंसिडरेशन, अंकल तो कुछ मुझे दे ही नहीं रहे, सिर्फ मैं कंसिडरेशन पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कौन हुआ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कौन था, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाज ओल्ड लेडी एंड पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थी। तो यहाँ पे जो ओल्ड लेडी थी शी वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, रमैया एंड चिन्नैया के बीच में, एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ था। सो चिन्नैया एंड रमैया वर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने रमैया की प्ली रिजेक्ट कर दी, कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको कंसीडरेशन ऑलरेडी मिल चुका है इस ओल्ड लेडी से, अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कंसीडरेशन मिला हो, किससे मिला हो ये बात का मैटर नहीं करता, इवन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन पे इट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो पे द कंसीडरेशन। तो यहाँ पे रमैया की जो प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी गई, क्यों, बेसिकली क्योंकि जो चिन्नैया और रमैया थे दे वर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि रमैया हु वाज द डॉटर उसको कंसीडरेशन ऑलरेडी इस ओल्ड लेडी से मिल चुका था। नेक्स्ट वाज डटन वर्सेस पोल। इसमें क्या था, देयर वॉज अ मैन जिसकी बेटी की शादी हो रही थी, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं भाई जंगल से कुछ लकड़ियां लाके उन लकड़ियों को सेल करके और अपनी बेटी की शादी करूंगा। और उसी आदमी का एक बेटा भी होता है, वो कहता है कि नो फादर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे और सिस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि उसके शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। अब बाद में क्या होता है, यहाँ पे कौन हो गया पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन हुई यहाँ पे, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे पार्टीज टू एग्रीमेंट हुए। उसके बाद क्या हुआ, सिस्टर जो होती है शी स्यूज ब्रदर, वो ये कहती है कि भाई ये मेरा तो ब्रदर है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मतलब मेरी शादी का खर्चा नहीं उठा रहा है। तो ब्रदर ये कहता है कि भाई मैं तो रेडी हूँ, आई एम रेडी, आई एम गिविंग मनी, बट नो कंसिडरेशन इज कमिंग फ्रॉम हर साइड। तो इसकी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। ब्रदर ने ये कहा कि भाई हम दोनों पार्टीज है, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन मुझे नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा दैट शी कैन sue, मतलब सिस्टर इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, सो शी हैज अ राइट टू sue, शी कैन sue as she is a party to contract, so she has right to sue. Next is Dunlop Tire Company Limited versus Silver Frisian Company Limited. इसमें क्या था, एक पर्सन होता है, वो डनलॉप टायर, ये सेल्फ्रिज जो होता है एक पर्सन होता है, ये डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड से टायर्स खरीदता है, और यहाँ पे डनलॉप टायर लिमिटेड इसे कहते हैं कि भाई हम आपको लीस्ट प्राइस पे ये पे कर रहे हैं टायर्स, आप इससे कम प्राइस पे आगे किसी और को सेल नहीं करोगे। तो ये सेल्फ्रिज क्या करता है, ये सेल्फ्रिज आगे डी को सेल कर देता है टायर्स, और डी क्या करता है उनको और कम प्राइसेस पे, मतलब सेल्फ्रिज इस डी को कहता है इस सब डीलर को कि भाई तुम इससे ज्यादा कम प्राइसेस पे सेल नहीं करोगे, बट यहाँ पे डी क्या होता है, डी और कम प्राइसेस पे उन टायर्स को सेल कर देता है। सो यहाँ पे कंपनी जो है दिस डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड कैन नॉट स्यू दिस सब डीलर, क्यों, क्योंकि भाई जो एग्रीमेंट हुआ था वो सेल्फ्रिज और डी के बीच में हुआ था। तो एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, सेल्फ्रिज एंड डी के बीच में। तो दीज आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड है वो डी को स्यू नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो इन दोनों के बीच में नहीं बल्कि इन दोनों के बीच में हुआ था, और जो एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ वही पार्टीज उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज करो अगर डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड और सेल्फ्रिज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता कि भाई तुम इससे कम प्राइस पे नहीं बेचोगे, तब उस केस में डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड सेल्फ्रिज को एनफोर्स कर, सेल्फ्रिज के अगेंस्ट स्यू कर सकती थी, लेकिन डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड यहाँ पे सब डीलर के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती। तो बेसिकली मेन पर्पस ये है कि भाई जो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है ना सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। अब हम इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कंसीडरेशन पे, कि भाई जो कंसीडरेशन होता है
वो कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, इवन जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी कंसिडरेशन पे कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज एनफोर्स करवा सकती है, कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। नाउ इट हैज सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में ये कहा जाता है कि भाई कब जो है एक थर्ड पार्टी या फिर कोई स्ट्रेंजर भी एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। देखो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल ये है कि एक जो दो पार्टीज हैं सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है, बट दीज आर द सम एक्सेप्शंस जो ये कहती है कि भाई एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। सो फर्स्ट इज बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट और चार्ज। सो अ पर्सन इन हुज फेवर ट्रस्ट इज क्रिएटेड कैन एनफोर्स हिज इंटरेस्ट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कि एक पर्सन जिसके फेवर में कोई ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, हु इज अ बेनिफिशियरी, वो चाहे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल वो अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है। तो देयर इज अ केस दैट इज राणा उमानाथ वर्सेस जंग बहादुर। इसमें क्या था, जो एपेलेंट था ही वाज अपॉइंटेड बाय हिज फादर एज हिज सक्सेसर। उसके फादर का ये कहना था कि मेरी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दी जाए, लेकिन इन कंसिडरेशन देयर ऑफ द एपेलेंट एग्रीड विद हिज फादर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड टू गिव अ विलेज टू द इलेजिटिमेट सन ऑफ हिज फादर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। लेकिन फादर का ये कहना था कि भाई कंसिडरेशन लिया उसने अपने बेटे से कि भाई मेरी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, बदले में तुम्हें अपने मेरे मतलब मेरा एक इलेजिटिमेट सन है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक विलेज देना पड़ेगा और उसे कुछ मनी देना पड़ेगा जब वो इलेजिटिमेट सन मेरा मेजॉरिटी की एज पे आ जाएगा। इट वाज हेल्ड। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फादर के बीच में और सन के बीच में। तो जो इलेजिटिमेट सन था वो बाद में क्या कर सकता है, इस सन को स्यू कर सकता है अगर ये इसको एक विलेज और कुछ मनी नहीं देता। तो चाहे ये इलेजिटिमेट सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट बिकॉज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है कि भाई अगर किसी पर्सन को बेनिफिशियरी बनाया गया है तो उस केस में जो स्ट्रेंजर है दैट पर्सन कैन स्यू, दैट पर्सन कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज माइनर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। सो वेयर द पेरेंट्स और गार्जियन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज ऑफ देयर वार्ड। सपोज करो दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल, इन दोनों की शादी इनके पेरेंट्स के कंसेंट से हुई। अब यहाँ पे क्या है, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थी वो कौन थी, इन दोनों के पेरेंट्स। तो बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो बॉय चाहे तो गर्ल हु इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर पेरेंट्स आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे माइनर की मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, उस केस में जो माइनर बच्चे होंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं चाहे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो फिर भी। इसमें केस था रोज फर्नांडिस वर्सेस जोसेफ गोंसाल्वेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सेप्शन इज family arrangements for marriage expenses, maintenance of member, etc., where a provision is made for the marriage or expenses of the female family members in a family arrangement, such beneficiary may so even though they are not parties to the agreement। अब देखो इस केस में इसमें ये है कि भाई अगर कुछ फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं कि भाई मतलब कल को जो भी मैरिज एक्सपेंसेस होंगे या जो भी फीमेल होंगी उनकी फीमेल मेंबर्स की अगर कुछ उनके एक्सपेंसेस अगर होंगे, तो कल को अगर कुछ फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं तो जो फीमेल होंगी दे आर द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट फैमिली अरेंजमेंट। सपोज करो फीमेल जो थी पार्टीज नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट की, बट स्टिल इन फ्यूचर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता, मतलब अगर मैरिज के एक्सपेंसेस पे नहीं करे जाते हैं या फिर जो भी फीमेल है फैमिली के उनके एक्सपेंसेस पे नहीं करे जाते हैं, तो दोज फीमेल्स जिनको आप कह सकते हो कि भाई दे आर द थर्ड पार्टी और दे आर द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। देयर वाज अ केस दैट इज विरम्मा वर्सेस अपैया, 1957 का केस है ये। तो जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ फॉर फैमिली अरेंजमेंट्स कि भाई कौन मैरिज एक्सपेंसेस पे करेगा या फिर कौन फीमेल ऑफ द फैमिली के एक्सपेंसेस पे करेगा। तो उस केस में if females are the third party then those females can enforce the contract चाहे वो थर्ड पार्टी हो फिर भी। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो वेयर द राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर असाइन्ड दैट इज ट्रांसफर्ड टू अ थर्ड पार्टी, द असाइनी कैन एनफोर्स द बेनिफिट्स अंडर इट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट्स असाइन करे जाते हैं, सो मतलब कि मतलब दैट इज ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी, की जहां पे राइट्स जो है थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करे जाते हैं, तो जो असाइनी होता है हु इज थर्ड पार्टी वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। So if you admit something, you cannot deny it later on. There is a case on it that is देवराजा वर्सेस रामकृष्ण। अब देखो एक और इसमें
एक्सेप्शन दैट इज कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट, कि मतलब अगर सपोज करो एक एजेंट है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज एजेंट एंड दिस इज थी, तो अगर ये एजेंट किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फाइन, तो यहाँ पे अब प्रिंसिपल एंड कैन फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट। तो अगर प्रिंसिपल ने, अगर एजेंट ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल चाहे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे स्ट्रेंजर होगा प्रिंसिपल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और इस पर्सन के बीच में हुआ, तो जो प्रिंसिपल है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, कि जिसमें ये कहा गया कि भाई कुछ से केसेस ऐसे हैं जहां पे जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो स्ट्रेंजर होके भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। फर्स्ट इन दिस इज बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट और चार्ज, देन माइनर्स मैरिज एग्रीमेंट, फैमिली अरेंजमेंट के केसेस में, या फिर असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, एक्नॉलेजमेंट के केसेस में, कि भाई जहां पे सपोज करो एक्नॉलेजमेंट ऑफ केस में, जैसे दिस इज पर्सन ए बी एंड सी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ए को बी को पैसे देने थे 50,000 रुपीज, ठीक है, बी को ए से पैसे लेने थे 50,000 रुपीज, बट यहाँ पे क्या था, बी को पैसे लेने थे ए से। अब क्या है कि बी को जो पैसे लेने थे ए से 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे जो ए है वो ये कहता है कि भाई बी जो है, ये अब यहाँ पे केस है कि भाई देखो बी को जो ए से 50,000 रुपीज लेने थे, बट यहाँ पे क्या कहता है, तो बी को ए से 50,000 रुपीज लेने से कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी और ए के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे ए कहता है बी को ए से 50,000 रुपीज लेने थे, तो ए कहता है कि भाई मैं जो है 30,000 पे करूंगा, और क्योंकि सी को मेरे 20,000 देने थे, तो 20,000 सी से ले लेना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है भाई, अब देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में क्या एग्जांपल है, सपोज करो ए ने बी को अपना घर बेचा और बी ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको कुछ पैसे दिए, ठीक है, अब ए क्या कहता है, ए ये कहता है कि भाई तुमने मुझे कुछ पैसे तो दे दिए, जो रिमेनिंग पैसे रह गए वो तुम सी को दे दो, क्योंकि मैंने सी से उधारी ले रखी थी, तो मेरे पास आने की जगह वो पैसे सी के पास चले जाएंगे, मेरी उधारी उतर जाएगी। बी कहता है ठीक है, एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में हुआ। अब बी को कितने पे करने थे, सी को, बी को पे करने थे, भाई बी को ए ने कहा कि तुम बाकी के 50,000 रुपए सी को पे कर दो, क्योंकि मैंने सी से लोन ले रखा था। अब बी क्या कहता है, बी सी को कहता है कि मैं तुम्हें अभी 20,000 रुपए दे रहा हूँ, 30,000 रुपए मैं तुम्हें बाकी के बाद में दूंगा। सी कहता है ठीक है, लेकिन बाद में बी ब्रीच कर देता है, बी बाकी 30,000 रुपीज उसको पे नहीं करता। तो यहाँ पे सी हु इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे जो सी है वो बी को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, जिसमें ये कहा गया है कि भाई कब एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, बिकॉज जो जनरल रूल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो ये कहता है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। So in this lecture we have discussed the concept of privity of contract and stranger to consideration. Thank you so much.